एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बायोलॉजी वाले हैं उनका जो कोर्स का टाइटल है सेल बायोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी में जो कोर्स का टाइप है डीएससी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। ठीक, ये जो जूलॉजी का पेपर है इसमें हम पिछले क्लास में बात कर रहे थे सेकेंड यूनिट का जो हमारा आखिरी टॉपिक था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात कर चुके थे। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके फंक्शन को थोड़ा डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो हम जो पिछले क्लास में पढ़ चुके थे ये सब कुछ है। आप पिछला वीडियो जाएं और देखें, मैं उस पर दोबारा बात नहीं करूंगा क्योंकि सारा का सारा वीडियो हमारे यूट्यूब पे अपलोडेड है। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके थे। ये पूरा फंक्शन 10 फंक्शन थे। इन्हीं 10 फंक्शंस को हम थोड़े से डिटेल रूप में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहला फंक्शन क्या था? लिंक्ड रिएक्शन, गेटवे रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, ये सबसे पहला फंक्शन है। अब देखिए, ये कोई एक सेल था, इस सेल में इधर साइटोसोल था और ये माइटोकॉन्ड्रिया था। ठीक, तो देखते हैं क्या रोल है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये देखिए भाई, ये हो गया हमारा ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस चलती है, लगभग 10 स्टेप में पूरा होता है, 2 मोलिक्यूल पायरुविक एसिड बनता है। ये दोनों मोलिक्यूल पायरुविक एसिड चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में कुछ एंजाइम होते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स पाई जाती है। ठीक, और उसकी वजह से यहाँ पर लिंक रिएक्शन होता है और 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से 2 मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। तो ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है जी? ये रिएक्शन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। ये जो इतना प्रोसेस है, तो लिंक्ड रिएक्शन में क्या बनता है? पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक, फिर एसिटिल कोएंजाइम ए वो एंट्री मारता है क्रेब साइकिल में और ये क्रेब साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। ठीक है, तो लिंक्ड रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि लिंक्ड रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल के बीच होने वाली रिएक्शन है, इसलिए इसको लिंक्ड रिएक्शन कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल को लिंक करने वाला जो रिएक्शन है वो लिंक्ड रिएक्शन है। ठीक, इसमें क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड को 2 मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम ए में बदला जाता है। ये एक ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होता है तब की बात कर रहे हैं। अगर सिंपली ये बोलूं मैं कि एक पायरुविक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम ए में बदलने की जो प्रोसेस होती है वही लिंक रिएक्शन है या गेटवे रिएक्शन है या ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड है। ये देख लीजिए आप, पायरुविक एसिड था, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है, एनएडी आता है, इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। कोएंजाइम ए आता है और इसके CO2 को निकाल देता है पायरुविक एसिड के। तो यहां पर तो ऑक्सीडेशन हो गया, इधर ऑक्सीडेशन हुआ और इधर डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है किसका? पायरुविक एसिड का, और बनता क्या है? एसिटिल कोएंजाइम में। अगर फार्मूले की बात करो देख लीजिए, ये CH3CO C डबल बॉन्ड OH, ये पायरुविक एसिड है और ये CH3COS कोएंजाइम है, ये कोएंजाइम है। ठीक, तो ये प्रोसेस कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड भी कहते हैं इसको। ठीक, अगला फंक्शन देखें हम लोग, क्रेब साइकिल। अभी जैसे मैं बात किया हूं कि एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब साइकिल में एंट्री मारता है, तो देख लीजिए ये, आप यहां पर समझ लीजिए इसको। बस थोड़ा सा मुझे समय दे। चलिए देखते हैं कि यहां पर जो हमारा क्रेब साइकिल चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में,
इस क्रेब्स साइकिल में क्या क्या चीजें होती हैं ये देख लीजिए। इस क्रेब्स साइकिल को हम यहाँ पर डायग्राम के रूप में दिखा रहे हैं। ये साइकिल चल रहा है, देखिए यहाँ पर एंट्री होती है एसिटिल कोएंजाइम ए से। ये एसिटिल कोएंजाइम ए है, देखिए ये, इसके साथ ऑक्जेलोएसिटिक एसिड मिलता है, बीच में सभी एंजाइम्स हैं, सब में अलग अलग प्रोसेस होता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बस इंटरमीडिएट कंपाउंड का नाम एक बार मैं प्रोनाउंस कर दे रहा हूँ। तो जब एसिटिल कोएंजाइम ए ऑक्जेलोएसिटिक एसिड ए से मिलता है तो साइट्रिक एसिड बनता है या साइट्रेट बोलते हैं। फिर ये कन्वर्ट होता है सिस एकोनिटिक एसिड या सिस एकोनिटेज में, ठीक। फिर ये कन्वर्ट होती है आइसोसाइट्रिक एसिड या आइसोसाइट्रेट में। फिर वो कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड या अल्फा कीटोग्लूटरेट में, जो बोलो आप। फिर सक्सिनिल कोएंजाइम ए में, फिर सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट में, फिर फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमेरेट में, फिर मेलिक एसिड या मेलेट में, फिर बन जाता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। इसी बीच में ये 10 स्टेप चलती है, हर स्टेप में अलग अलग टाइप की प्रोसेस होती है। कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जब एक एसिटिल कोएंजाइम ए, ये वन मॉलिक्यूल है ना, एक एसिटिल कोएंजाइम इस प्रकार से घूम करके पुनः यहाँ पर आती है, तो इसी बीच में क्या क्या घटनाएं घटती हैं देख लीजिए। तो इसी बीच में देखिए ये एक NADH बनता है, ये NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है और एक NADH से 2.5 ATP ढाई ATP बनता है। कैसे बनता है उसको समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझना होगा, ठीक। फिर देख लीजिए यहाँ पर, फिर इस स्टेप में भी एक NADH बनता है, तो यहां भी एक NADH से ढाई ATP बनता है। यहां पर देखिए GDP और इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलकर के GTP बना लिए और एक GTP एक ATP के बराबर होता है, ये ठीक। और यहां पर एक FADH2 बनता है, तो उस समय इस FADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है तो वहां से 1.5 ATP बनता है, 1.5 ATP, ठीक। उसके बाद फिर देख लीजिए मैलिक एसिड से जब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनता है तो उस समय फिर NADH बनता है, इससे फिर ढाई ATP बनता है। तो इस प्रकार से टोटल कितना ATP बन गया देख लीजिए, ये ढाई ढाई 5 और ये 1.5 और एक ढाई और ये ढाई, तो ये ढाई ढाई 5, कुल मिला के 10 ATP बनता है। जब एक एसिटिल कोएंजाइम ए कंप्लीटली क्रेब्स साइकिल चलाता है तो 10 ATP जनरेट होता है। तो वन एसिटिल कोएंजाइम में कंप्लीटेड द TCA साइकिल एंड प्रोड्यूसेस 10 ATP। कितना ATP बनाता है ये, 10 ATP। और याद रखिए जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो 2 पायरुविक एसिड बनता है, 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटिल कोएंजाइम बनते हैं, और चूंकि एक एसिटिल कोएंजाइम 10 ATP बनाता है क्रेब्स साइकिल में, तो 2 एसिटिल कोएंजाइम में 20 ATP बनाएंगे, ठीक है। इस पूरे क्रेब्स साइकिल में एक एंजाइम को याद रखना, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, देखिए यहां पर है, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं मैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाई जाती है, क्रिस्टी में पाई जाती है, हालांकि यहां पर है ना, कहां पाई जाती है, इनर मेम्ब्रेन में, यहां पर क्रिस्टी में इस प्रकार से पाई जाती है, ऐसे, ठीक है। बाकी सारे के सारे एंजाइम मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, पूरे क्रेब्स साइकिल का सभी एंजाइम मैट्रिक्स में मिलेंगे, लेकिन एक एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के क्रिस्टी में मिलेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के सेकेंड कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होता है, ठीक। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्स सेकेंड, ठीक है जी। और देखिए इसको हैंस क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए इसको क्रेब साइकिल दिया गया। अगला TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक। देखो यहाँ पर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहला प्रोडक्ट जो बनता है 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, या साइट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि पहला प्रोडक्ट का नाम साइट्रिक एसिड है, साइट्रेट है, इसलिए इसका नाम साइट्रिक एसिड साइकिल भी रखा गया। तो किसी भी नाम से बोलो, मतलब एक ही साइकिल की बात कर रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। अगला ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, जो भी ग्लाइकोलिसिस से या लिंक रिएक्शन से या क्रेब साइकिल से जो भी NADH या FADH2 बनता है, वो सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर के वो ATP बनाने का काम करते हैं।
तो जरा देख लेते हैं हम लोग, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया का मान लीजिए कि मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं, इस पार्ट की बात कर रहा हूं। अब जूम करके दिखा रहा हूं, देखिए ये इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी था, ये आउटर मेम्ब्रेन था। बस आप ये समझ लीजिए इनर मेम्ब्रेन का क्रिस्टी वाला हिस्सा मेम्ब्रेन ये है और आउटर मेम्ब्रेन ये है, दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है। मामला को थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रिस्टी में पाई जाती है, पहला चीज। दूसरा, इसमें 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये पहला कॉम्प्लेक्स। पहले कॉम्प्लेक्स को आप NADH डिहाइड्रोजनेज कहते हैं, क्योंकि ये NADH का हाइड्रोजन निकालता है, इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, हाइड्रोजन को प्रोटॉन को अलग कर देता है, इसलिए इसका नाम NADH डिहाइड्रोजनेज। तो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम यहां पर देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स 1 का नाम NADH डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड था, देख लीजिए सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनते समय यह एंजाइम काम करता है, सक्सिनिक एसिड का हाइड्रोजन निकाल लेता है, इसलिए इसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बोला गया। इसको सेकंड नंबर को, सेकंड नंबर को सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। थर्ड नंबर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम बोलते हैं साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स। ठीक, साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, ठीक, क्योंकि वो साइटोक्रोम B और C1 का बना होता है। ये हो गया। अगला कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की बात करूं मैं, ये 4, उसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं, क्योंकि साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, साइटोक्रोम C को ऑक्सीडाइज कर देता है, उसका ऑक्सीडेशन कर देता है, तो उसका नाम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है। ठीक, ये था कहानी 4 कॉम्प्लेक्स का। और एक होता है एटीपी सिंथेस या F0F1 कॉम्प्लेक्स। ये देखिए एटीपी सिंथेस या F0F1 कॉम्प्लेक्स, मैं डायग्राम में दिखाया था आपको, फिर भी एक बार देख लेते हैं, चलिए हम लोग। ये देखिए, जूम कर देते हैं इसको एक बार हम लोग। ये देखिए, ये F0F1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये F0F1 कॉम्प्लेक्स। चलिए, ये F0F1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर व्यवस्थित रहती है, कहां पे रहती है बोलने पर क्रिस्टी में रहती है। तो रेस्पिरेटरी, इस सब को रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या रेस्पिरेटरी एंजाइम बोलते हैं, प्रेजेंट इन द क्रिस्टी ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, 4 प्रकार कॉम्प्लेक्स हैं और एक एटीपी सिंथेस या F0F1 कॉम्प्लेक्स ये पाई जाती है। अब होता क्या है, मान लीजिए कि एक NADH के एक मोलिक्यूल को तोड़ा जा रहा है, एक मोलिक्यूल को जब तोड़ेंगे तो NAD और 2 हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। ये NADH वास्तव में क्या होता है, कैसे होता है, NADH प्लस H, ये इतना होता है, ठीक है ना। जब तोड़ते हैं तो 2 हाइड्रोजन इसका अलग हो गया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और यही 2 इलेक्ट्रॉन देखिए कॉम्प्लेक्स 1 से कोएंजाइम Q के पास जाएगा, फिर कोएंजाइम Q से कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम C के पास जाएगा, साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से वो चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। हाफ ऑक्सीजन मतलब भाई O2 का आधा बोल रहे हैं, आधा मतलब केवल ऑक्सीजन, ये इसके पास, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा इसके, ठीक। फिर हाइड्रोजन से मिलकर के इधर वाटर बना लेंगे, 2 हाइड्रोजन से मिलकर के वाटर बना लेगा, ठीक। तो कुल मिला के अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनली बनता क्या है, इधर इस लाइन में वाटर बनता है, तो NADH को ब्रेक करते हैं, इधर वाटर बनता है। इसी बीच में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से इलेक्ट्रॉन भाग रहा होता है, तो इस मैट्रिक्स से, इधर चूंकि मैट्रिक्स है ना जी, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स से 4 प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आते हैं, 4 प्रोटॉन। जब कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से भी इलेक्ट्रॉन पास हो रहा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, इधर से भी 4 प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आते हैं। जब कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा होता है ऐसे इधर, तो उस समय भी प्रोटॉन बाहर जाते हैं, लेकिन संख्या में 2। कितना प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब
एक NADH को ब्रेक डाउन किया जाता है। किसको ब्रेक डाउन किया जाता है जी? एक NADH को ब्रेक डाउन किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1, फिर कोएंजाइम Q कॉम्प्लेक्स 3, फिर साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 4 से होते हुए ऑक्सीजन के पास जाता है। ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से मिलकर के, हाफ ऑक्सीजन ना, इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन फिर 2 हाइड्रोजन मिलकर के वाटर बना लेते हैं। ठीक, तो इसी बीच में 4 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन, मतलब 10 प्रोटॉन मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में आ जाते हैं। ठीक, और यही 10 प्रोटॉन जब बारी बारी से अंदर आते हैं, याद रखना, हर 4 प्रोटॉन में, जब मान लीजिए 4 प्रोटॉन अंदर आता है, ध्यान से देखिए, डायग्राम जूम कर रहा हूं, जब 4 प्रोटॉन कहां से, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस से F0 F1 कॉम्प्लेक्स से होते हुए जब अंदर आता है, तो वहां पर एक एटीपी का निर्माण होता है। एक एटीपी का निर्माण होता है। तो सोचिए, जब एक NADH टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पास होकर इधर ऑक्सीजन बनाएंगे, सॉरी वाटर बनाएंगे। तो उस समय 10 प्रोटॉन पास हुआ है, तो इससे एक एटीपी बनेगा, इससे एक एटीपी बनेगा, और इसका हाफ एटीपी। कैलकुलेशन में तो हाफ बनेगा ही, रियल में हाफ नहीं बनेगा, लेकिन कैलकुलेशन करोगे तो हाफ बनाने की ताकत रखता है। ठीक, तो कितना एटीपी बन गया? 2.5। कैलकुलेशन में 2.5 होगा, रियल में 2.5 नहीं बनेगा। ये 2 अभी रुका रहेगा। फिर जब एक NADH और टूटेगा, फिर 4, फिर 4, फिर 2 जाएगा, फिर इससे एक एटीपी, और फिर 2 प्रोटॉन का आधा, तो पहले का 2 प्रोटॉन, अभी का 2 प्रोटॉन मिलकर 4 प्रोटॉन, मतलब एक एटीपी बन जाएगा। इसका मतलब 2 NADH जब टूटेगा, तो यहां पर 5 एटीपी बन जाएंगे। तो एक NADH टूटेगा तो 2.5 एटीपी बनेगा। ठीक है, इस कैलकुलेशन को याद रखना। चलिए कमेंट देखते हैं आप, कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस 2.5 एटीपी। ठीक, लेकिन यदि FADH2 ब्रेकडाउन होता है, FADH2, क्योंकि सक्सनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनते समय ये होता है, तो उस समय ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स सेकेंड इस FADH2 के 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। इसी 2 इलेक्ट्रॉन को कोएंजाइम Q से होते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 से होते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 में भेजता है, फिर ऑक्सीजन उसको रिसीव कर लेता है, वाटर बना लेता है। तो इस समय कितना प्रोटॉन गए? यहां पर 4 प्रोटॉन, यहां पर 2 प्रोटॉन, 4 2 6 प्रोटॉन। तो इस 4 प्रोटॉन से एक एटीपी बन जाएगा, और 2 से आधा समझ लीजिए, कैलकुलेशन में आधा, तो 1.5 एटीपी बन गया। हालांकि 1.5 बनेगा नहीं बनते समय रियल में। एक बार और जब FADH2 टूटेगा, उसमें फिर 4 प्रोटॉन बाहर जाएंगे, तो उससे एक एटीपी फिर बन जाएगा, फिर बचेगा 2 उसका, और पहले का 2 अभी का 2 मिलेगा, 4 प्रोटॉन हो गया, ये 4 प्रोटॉन मिला के एक एटीपी। यानी कि जब 2 मॉलिक्यूल FADH2 ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो 3 एटीपी टोटल बनता है। यानी कि एक FADH2 के ऑक्सीडेशन पे 1.5 एटीपी बनेगा कैलकुलेशन में। ठीक है, रियल में नहीं बनेगा, लेकिन कैलकुलेशन में बनेगा एक के हिसाब से। जब 2 टूटेगा तो 3 बन जाएगा, 3 एटीपी बन जाएगा। लेकिन एक टूटेगा तो 1.5 हो जाएगा कैलकुलेशन में, लेकिन 1.5 बनेगा नहीं, याद रखना, कैलकुलेशन में 1.5 होगा। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस 1.5 एटीपी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये सारे कॉम्प्लेक्सेस क्रिस्टी में होते हैं, उसका एक्टिव साइट मैट्रिक्स तरफ होता है। जब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये प्रोटॉन को मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में पंप करते हैं, फिर ये एटीपी सिंथेस या F0 F1 से अंदर आता है, तो हर 4 प्रोटॉन में एक एक एटीपी बनता है। ठीक है, तो ये था ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। यहां पर NADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है, FADH2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब फास्फोरिलेशन किसका हो रहा है बोलने पर देख लीजिए, ये ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट आपस में मिल करके एटीपी बना रहे हैं, यही तो फास्फोरिलेशन है। ठीक, तो ऑक्सीडेटिव होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और फास्फोरिलेशन भी होता है, इसलिए ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा एंजाइम कहां पे? क्रिस्टी में है ना, याद रखना। अगला देखिए, बीटा ऑक्सीडेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में अगर हम बात करें, तो बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का। जितना भी फैटी एसिड अभी साइटोप्लाज्म में है, ये साइटोप्लाज्म में है, या साइटोसोल, साइटोसोलिक फैटी एसिड को एंजाइम में था। यहां पर ये फैटी एसिड को एंजाइम ए साइटोसोल में था। ठीक, तो क्या होता है देखिए, ये एसिड को एंजाइम ए कार्निटीन के साथ मिल जाता है, और इनको मिलाने वाला कार्निटीन
एसिल ट्रांसफेरेज 1 है। ये एसिल कार्निटिन मिलकर के एसिल कार्निटिन बना लेते हैं, कोएंजाइम ये अलग हो जाता है। ये एसिल कार्निटिन ट्रांसलोकेज सिस्टम से होते हुए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पार करते हुए कहां पे आ जाता है, मैट्रिक्स साइड के लिए, मैट्रिक्स से इधर मैट्रिक्स में आ गया एसिल कार्निटिन। देखिए फिर कोएंजाइम यहाँ पर वेट करते रहता है, फिर कोएंजाइम में आता है और इस एसिल को छीन लेता है, फिर एसिल कोएंजाइम में बन जाता है, फिर कार्निटिन अलग हो जाता है। तो इस काम को करने वाला कार्निटिन एसिल ट्रांसफर सेकेंड होता है। ये सेकेंड वाला मैट्रिक्स तरफ होता है और 1 वाला साइटोप्लाज्म तरफ होता है। फिर कार्निटिन बाहर चला जाता है। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है और कार्निटिन इस प्रकार से फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाने में मदद करते रहता है। ठीक, और इस प्रोसेस को जो बताया गया है यहां का प्रोसेस है, वो देखिए यहां का प्रोसेस है, यहां का ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का प्रोसेस है। इस प्रकार से फैटी एसिड को एंजाइम ए इस ट्रांसलोकेज सिस्टम से होते हुए कहां पे आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। सारे एंजाइम मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। देखिए फैटी एसिड को एंजाइम ए को बदलने वाला एसिल को एंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज बदल देता है ट्रांस इनॉयल को एंजाइम ए या ट्रांस 2 इनॉयल को एंजाइम ए। फिर इनॉयल को एंजाइम ए हाइड्रेट की मदद से एल बीटा हाइड्रोक्सिल को एंजाइम ए, फिर बीटा हाइड्रोक्सिल को एंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज की मदद से बीटा कीटो एसिल को एंजाइम ए। देखो यहाँ बीटा हाइड्रोक्सिल लिखा है ना, बीटा हाइड्रोक्सी एसिल भी बोलते हैं इसको हम, बीटा हाइड्रोक्सी एसिल को एंजाइम ए भी कहते हैं। ठीक, फिर इस डिहाइड्रोजनेज की वजह से बीटा कीटो एसिल को एंजाइम में, फिर थाइलेज की वजह से एसिटिल को एंजाइम में। कुल मिला के कहूं तो फैटी एसिड से एसिटिल को एंजाइम में बनाया जाता है। क्योंकि यहां पर बीटा कीटो मामला आ रहा है तो बीटा ऑक्सीडेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को। ठीक, तो बीटा ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा कार्बन पे ऑक्सीडेशन किया जाता है। ठीक है, और रिजल्ट में क्या बनाते हैं, फैटी एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक, फैटी एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए, और यही एसिटिल कोएंजाइम ए फिर क्रेब्स साइकिल में जाएगा। फिर क्रेब्स साइकिल में 10 स्टेप चलेंगे, फिर वही एक एसिटिल कोएंजाइम में 10 एटीपी बनाएगा। ठीक है, वही प्रोसेस चलता है। अगला, रोल इन एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ या एपोप्टोसिस में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है। मान लीजिए कोई एक एनिमल सेल है, इन एनिमल सेल दो प्रकार की एपोप्टोसिस चलती हैं। एक चलता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, दूसरा होता है इंट्रिंसिक पाथवे। एक एक करके समझ लेते हैं। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, तो हमारे हर सेल के ऊपर में एक डेथ रिसेप्टर होता है भाई, एक डेथ रिसेप्टर होता है जैसे फास्ट रिसेप्टर। ठीक, तो फास्ट लाइगेंड जब इसके ऊपर बाइंड होगा तो ये सिग्नलिंग देना स्टार्ट कर देगा। फिर FADD फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन एक्टिव हो जाएगा। फिर उसके स्पेस 8 को एक्टिव कर देगा। के स्पेस 8 जो होता है के स्पेस 3 या 7 को डायरेक्ट एक्टिव करके सेल को एपोप्टोसिस कर देता है, मार देता है। ये देखिए सबसे नीचे एपोप्टोसिस लिखा है, सेल को डेथ कर देता है। ठीक, या दूसरा तरीका क्या है कि बीट प्रोटीन को ब्रेक करता है और एक्टिव कर देता है। ठीक, ये बीट प्रोटीन देखिए, बीट प्रोटीन ब्रेक हो गया, एक्टिव हो गया। ये बीट प्रोटीन बैक्स या बैक प्रोटीन को ओपन कर देता है। बैक्स या बैक प्रोटीन क्या होता है, चैनल बनाता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चैनल बनाता है। अब चैनल ओपन जैसे हो जाता है, देखिए ये बैक्स ओपन हो गया, ये बैक्स ओपन जैसे हो गया तो माइटोकॉन्ड्रिया का साइटोक्रोम सी बाहर निकल जाता है। भाई देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया का साइटोक्रोम सी बाहर निकल जाता है। ठीक, ये साइटोक्रोम सी एपॉप1 प्रोटीन से मिल जाता है और एपोप्टोसोम बनाते हैं। ये 7 ठो साइटोक्रोम सी 7 ठो एपॉप1 से मिलकर के ये हेप्टामर यानी 7 चक्का के जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसा ऐसा
ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6 और 7। ठीक है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ये मान लीजिए एपाफ 1 है, तो ये मान लीजिए साइटोक्रोम सी है। तो 7 साइटोक्रोम सी, 7 एपाफ मिलकर के एपाप्टोसोम बना लिए। फिर ये एपाप्टोसोम कैस्पेज 9 को एक्टिव करता है, कैस्पेज 9 जो कैस्पेज 3 को एक्टिव करता है, 7 को एक्टिव करता है, सेल को डेथ करा दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये क्योंकि सिग्नल बाहर से आ रहा था इसलिए इसको एक्सट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि जब भी सेल को मरना होता है उस समय बैड प्रोटीन एक्टिव हो जाता है। कौन सा प्रोटीन? बैड प्रोटीन। और बैड प्रोटीन एक्टिव होकर रोग किसको देता है? BCL2 प्रोटीन को। BCL2 प्रोटीन एक प्रकार का एंटी एपोप्टोटिक है। एंटी एपोप्टोटिक मतलब क्या कि जब तक BCL2 प्रोटीन एक्टिव है सेल नहीं मरेगा, मर नहीं सकता, सेल सर्वाइव करता है, जीवित रहता है। लेकिन जैसे बैड एक्टिव होता है तो BCL2 को रोक देता है। BCL2 का काम क्या रहता है? देखिए, BCL2 का काम रहता है कि बैक्स को रोकते रहना। अगर BCL2 बैक्स को रोक के रखा है तो ये ओपन नहीं होगा, साइटोक्रोम से बाहर नहीं आएगा, सेल नहीं मरेगा। ठीक, तो BCL2 का काम है बैक्स को इनहिबिट करके रखना। लेकिन जैसे ही बैड एक्टिव हो जाता है, बैड रोक देता है BCL2 को। अब BCL2 रोक नहीं पाता है किसको? BCL2 किसको रोक नहीं पाएगा जी? अब देखो, नहीं रोक पाया बैक्स को। बैक्स को नहीं रोक पाया मतलब बैक्स ओपन हो गया। ओपन हो गया मतलब फिर वही साइटोक्रोम सी बाहर आया, एपाप 1 से मिला, एपाप्टोसोम बना है, कैस्पेस 9, कैस्पेस 3 7 एपोप्टोसिस। तो ये इंट्रिंसिक पाथवे हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहे हैं ना ये प्रोसेस, ठीक है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का रोल किसमें है? एपोप्टोसिस में या प्रोग्राम सेल डेथ में पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, रोल इन यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल चलता है हमारे लीवर में, इन लीवर सेल, नाम है हिपेटोसाइट सेल या हिपेटिक सेल, हिपेटोसाइट बोल देता हूं। ठीक, ये होता क्या है, हम दिन भर में 24 घंटे में जितना भी भोजन करते हैं, जो भी प्रोटीन हमारे बॉडी में जाता है, हमारे कोशिकाओं में ब्रेकडाउन होता है। प्रोटीन चूंकि अमीनो एसिड का बना होता है, प्रोटीन चूंकि किसका बना होता है? अमीनो एसिड का। तो अमीनो एसिड जब टूटता है तो फाइनली वो ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये भी एक प्रकार का अमीनो एसिड है। वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में आता है। मैट्रिक्स में आते ही ग्लूटामिक एसिड जो है अल्फा ग्लूट्रिक एसिड में बदल जाता है और उसका अमोनिया अलग हो जाता है। जब अमोनिया अलग हो जाता है, अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है। इसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कार्बामिल फास्फेट सिंथेज CPS नाम के एंजाइम पाई जाती है। वो 2 ATP का यूज करके CO2 और वाटर मिला करके इस अमोनिया को बदल देता है कार्बामिल फास्फेट में। बदले में ADP और 2 ADP और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट निकल जाते हैं। देखो 2 ATP यूज हो रहा है तो 2 ADP और 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट बनना चाहिए था ना, लेकिन एक इनऑर्गेनिक फास्फेट यहां पर जाके इन तीनों के साथ जुड़ जाता है और बना लेता है कार्बामिल फास्फेट। ये कार्बामिल फास्फेट ऑर्निथिन से मिलकर के, ऑर्निथिन अभी अभी साइटोप्लाज्म से आया था, उससे मिलकर के ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में इसके इस फास्फेट को, इन ऑर्गेनिक फास्फेट को हटा दिया जाता है। बदले में कार्बामिल और ऑर्निथिन को जोड़ करके सिट्रुलिन बना दिया जाता है। ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रहा था। ये सिट्रुलिन एक्सपोर्ट कर दिया जाता है हिपेटिकोसाइट सेल के साइटोप्लाज्म में। फिर ये सिट्रुलिन अन्य किसी अमीनो एसिड जो कि ग्लूटामिक एसिड में बदल चुका है, फिर एस्पार्टिक एसिड में बदल चुका है। एस्पार्टिक एसिड सिट्रुलिन मिलकर के बना लेते हैं आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। इसके लिए एक एटीपी का यूज किया जाता है और एंजाइम है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज। तो आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एक एटीपी का यूज करके सिट्रुलिन और एस्पार्टिक एसिड को मिला करके आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बना लेता है। एटीपी जब टूटता है एएमपी में और पायरोफॉस्फेट में, यहाँ पर एक एटीपी के बराबर एनर्जी निकलती है। फिर पायरोफॉस्फेट, क्योंकि 2 फास्फेट है उनके बीच के बॉन्ड को फिर ब्रेक किया जाता है, फिर एक एटीपी के बराबर एनर्जी निकलती है। मतलब एटीपी यहाँ पर 2 बार टूट रही है, एएमपी और पायरोफॉस्फेट में, फिर पायरोफॉस्फेट टूट रही है, फिर इनऑर्गेनिक फास्फेट में। मतलब 2 बार एटीपी, 2 बार एक एटीपी के बराबर एनर्जी निकलता है, मतलब 2 एटीपी के बराबर एनर्जी यहां भी हम यूज करते हैं, ये समझ लीजिए। आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, आर्जिनोसक्सिनेस लाइज एंजाइम की प्रेजेंस में साइटोसोल में हो रहा है, फ्यूमेरिक एसिड और आर्जिनिन में बदल देता है किसको? आर्जिनोसक्सिनिक एसिड को। फिर ये आर्जिनिन वाटर के साथ मिलकर के आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में
ये आर्निथिन और यूरिया बना लेता है, और यूरिया लेस टॉक्सिक होता है, NH2CO NH2 इसका फार्मूला होता है। ये आर्निथिन पुनः इंपोर्ट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में अगले साइकिल के लिए। तो अब यूरिया बन गया ना, अब इस यूरिया को ब्लड वेसल में भेज दिया जाता है, लीवर से ब्लड वेसल में, फिर किडनी के द्वारा उसको फिल्टर करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो कहने का मतलब वेरी हाई टॉक्सिक अमोनिया को इस प्रोसेस में 4 ATP लगभग खर्च करके यूरिया में बदला जाता है। एक अमोनिया को एक यूरिया में बदला जाता है, और इसमें कुछ हिस्सा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है, इतना हिस्सा, बाकी हिस्सा साइटोसोल में चलता है। ठीक है, इसको हम आर्जिनिन आर्निथिन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं ऐसे हम लोग? क्योंकि यहाँ पर आर्जिनिन से आर्निथिन जब बदल रहा होता है उसी बीच में यूरिया बनता है, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? आर्जिनिन आर्निथिन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए 7वां नंबर देख लीजिए, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब किसी एक एनिमल सेल की बात करें, एनिमल की बात करें, ये मान लीजिए ये ओवम है और ये स्पर्म है। ठीक, अब ये ओवम स्पर्म दोनों आपस में फ्यूज हो रहे हैं। देखिए ये भाई देख लीजिए न्यूक्लियस है, ये ओवम का न्यूक्लियस है, ये स्पर्म का न्यूक्लियस है। स्पर्म के सामने एक्रोजोम पाई जाती है, पीछे माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ओवम में चारों तरफ साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। जब स्पर्म ओवम के सरफेस पर टच हो जाता है तो सारा एंजाइमेटिक कंटेंट यहां पर रिलीज हो जाती है, दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन जुड़ जाते हैं। अब क्या होता है, ये न्यूक्लियस यहां से इधर आने लगता है। ठीक, देख लीजिए ये दोनों का न्यूक्लियस देख लीजिए, अब कहां कहां आ गया। केवल न्यूक्लियस ही आता है, बाकी कुछ नहीं आता ना। देखो दोनों का न्यूक्लियस आ गया और दोनों का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गया, यहाँ पर 2n बना दिया, डिप्लॉइड बना दिया, जायगोट। ये जायगोट, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ और यहाँ पर क्या बन गया, जायगोट। अब इस जायगोट से एक बच्चा बनेगा, बेबी बनेगा। बताइए इस बेबी में किसका माइटोकॉन्ड्रिया आया हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के पास भी था, उसके मिडिल पीस में, ओवम में भी था, साइटोप्लाज्म में। तो क्योंकि स्पर्म का केवल न्यूक्लियस आया है तो इस बच्चे में माइटोकॉन्ड्रिया किसका गया? तो माइटोकॉन्ड्रिया किसका गया? ओवम का, यानी फीमेल का गया। कमेंट पढ़ लेते हैं, देखिए ओवम, it is female gamete which carries both the nucleus and nuclear material cytoplasm, ये एंड साइटोप्लाज्म। देख लीजिए ओवम जो होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। जबकि स्पर्म की बात करें, इट इज मेल गैमेट व्हिच ओनली कैरी द न्यूक्लियर मटेरियल, ये केवल न्यूक्लियस को ट्रांसफर करता है। इस प्रकार से बेबी में जो साइटोप्लाज्म आ रहा है वो फीमेल की तरफ से आता है। ठीक, इसलिए यदि माइटोकॉन्ड्रिया में जो उपस्थित जीन है, सर्कुलर डीएनए था ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी जीन था, सर्कुलर डीएनए था, उससे रिलेटेड कोई भी डिजीज होता है महिला को, फीमेल को, तो वो अपने बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डिजीज यदि मेल को होता है तो गेमेट के द्वारा तो बच्चे में नहीं आएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो आता ही नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जीन तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं मैटरनल इफेक्ट, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड मैटरनल इफेक्ट। मैटरनल इफेक्ट, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस फीमेल तरफ से होता है, बच्चे में जाता है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब। तो माता जी को यदि किसी प्रकार का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिलेटेड डिजीज है तो बच्चे में जाएगा, अगर मेल को माइटोकॉन्ड्रियल रिलेटेड कोई डिजीज है तो बच्चे में नहीं जाएगा। ठीक, तो देख लेते कमेंट। ओनली मदर या फीमेल गैमेट विल इनहेरिट द साइटोप्लाज्म, so the disease associated with mitochondrial genome is only inherited by mother या female, not by father या male।
ठीक है, कोई भी डिजीज माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड यदि माता जी को हुआ है तो बच्चे में जाएगा, यदि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज यदि फादर को हुआ है तो बच्चे में बिल्कुल नहीं जाएगा। अगला देख लीजिए, रोल इन साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी यानी कि सीएमएस इन प्लांट और भी मेज में, मक्के में। आप एक चीज देख लीजिए कि एक जीन है फर्टिलिटी रिस्टोरर, ये न्यूक्लियस में पाई जाती है किसी प्लांट सेल में। मक्के की बात कर लेते हैं, मक्के में न्यूक्लियस में पाई जाती है। ठीक, इसका काम है इनहिबिट सीएमएस जीन, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जीन को रोकना इसका काम है। और जब ये इस जीन को रोक देता है ना, काम करने से रोक देता है, तो मेल कैसे हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है। मेल फर्टाइल मतलब मक्के के पौधे में मेल पार्ट यानी पोलन ग्रेन बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, सीएमएस जीन क्या है बोलने पर, यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो सर्कुलर डीएनए होता है ना उसमें पाई जाती है। और जब ये काम करती है तो मेल को स्टेराइल बना देती है, किसी मक्के के पौधे में पोलन ग्रेन को बनने नहीं देती। कौन सा जीन, सीएमएस जीन। और ये मक्के का पौधा देख लीजिए आप, मैं जूम कर दे रहा हूं, मक्के के पौधे के सबसे ऊपर में जो होता है मेल इनफ्लोरेसेंस या टसल, टसल बोलते हैं उसको आप, मेल पार्ट है, यहाँ पोलन ग्रेन बनता है। जबकि नीचे देख सकते हैं आप, ये फीमेल इनफ्लोरेसेंस है, जिसको कॉब के नाम से जानते हो आप, कॉब भी कहते हैं इसको, ईयर भी, ईयर के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग। बस थोड़ा सा ना ये, हाँ चलिए ठीक है। मैं बोला कि ये जो नीचे दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये फीमेल पार्ट होता है। फीमेल के ऊपर में स्टाइल देखिए, ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है, ये इसको ईयर के नाम से भी जानते हैं। ये अंदर जो जिसमें दाने लगे होते हैं उसको कॉप के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो कहने का मतलब एक मक्के का पौधा जो है बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होता है। सबसे ऊपर में मेल पार्ट लगता है, नीचे फीमेल फ्लावर लगता है, ऊपर मेल फ्लावर नीचे फीमेल फ्लावर। ठीक है, और मैं पहले बोल रहा हूं कि जो सीएमएस जीन है माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। अगर ये जीन काम कर रहा है तो किसी भी मक्के के पौधे में पोलन ग्रेन बनने नहीं देता, मतलब मेल पार्ट को स्टेराइल बना देता है। स्टेराइल मतलब नपुंसक बना देता है, केवल फीमेल फ्लावर ही बन पाता है अच्छे से। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि ये फर्टिलिटी रिस्टोरर जीन यानी कि आरएफ जीन किसको रोकने का काम कर रहा है, सीएमएस जीन को। अगर सीएमएस जीन काम करता तो मेल स्टेरिलिटी बनाता। अगर फर्टिलिटी रिस्टोरर जीन इसको रोक देता है तो मेल स्टेराइल नहीं होगा बल्कि फर्टाइल हो जाएगा, मेल बच्चे पैदा कर सकेगा, यानी कि ये पोलन ग्रैंड बना पाएगा। यहां पर 3 प्रकार की सेल्स को दिखाया गया, देख लीजिए 3 प्रकार कोशिकाओं को दिखाया गया है। ये मक्के के पौधे का कोई एक सेल है, ये एक जायगोट है, समझ लीजिए ये जायगोट ही है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर फर्टिलिटी रिस्टोरर काम कर रहा है। इसका काम है कि माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित जो जीन है, सर्कुलर डीएनए है, उसको रोकना। क्योंकि सर्कुलर डीएनए यदि काम करेगा तो किसी भी मक्के के पौधे को मेल स्टेराइल बना देगा, पोलन ग्रेन बनने नहीं देगा। ओवम बनता रहेगा, नीचे वाले पार्ट से ओवम बनेंगे लेकिन ऊपर ऊपर वाले पार्ट में पोलन ग्रेन नहीं बनेगा। ठीक है, तो फर्टिलिटी रिस्टोरर का काम ही होता है कि फर्टिलिटी को रिस्टोर करना। मतलब ये किसको रोकेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित सीएमएस जीन को। यहां पर कौन सा जीन है जी, सीएमएस जीन को रोक दिया। और सीएमएस जीन यदि काम करता है तो मेल स्टेरिलिटी आ जाती है प्लांट में। लेकिन अब ये जीन खुद काम नहीं कर रही है, सीएमएस जीन, तो मेल फर्टाइल हो जाएगा। इसलिए यहां पर क्या लिखा है देख लीजिए, मेल फर्टाइल। ठीक, अगला देख लीजिए, यहां न्यूक्लियस का जीन काम नहीं कर रहा है। भाई जब न्यूक्लियस का जीन काम नहीं कर रहा है तो क्या
सीएमएस को रोक पाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित सीएमएस जीन को नहीं रोक पाएंगे। नहीं रोक पाएंगे तो सीधी सी बात है, सीएमएस जीन क्या करेगा? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जीन इस जैगोट से बनने वाले प्लांट को मेल स्टेराइल बना देगा। मतलब इस प्लांट में पोलन ग्रेन नहीं बनेंगे, हाँ लेकिन ओवम बनेंगे। ठीक है, अगला तीसरा हमारे पास क्या देखिए तो, कि इस न्यूक्लियस में फर्टिलिटी रिस्टोरर जीन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन जिसकी वजह से मेल स्टेराइल होता वो डीएनए भी निकम्मा है, काम नहीं कर रहा है। तो जब जो जिस जीन की वजह से मेल स्टेराइल होता वो काम नहीं कर रहा है, तो मेल तो फर्टाइल हो जाएगा ना फिर। तो यहां पर मेल कैसे हो जाएगा? फर्टाइल हो जाएगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा जीन है? सीएमएस जीन। अब देख लीजिए क्रॉस कराया गया यहां पर, ये एक पौधा है फीमेल, इस पौधे का फीमेल पार्ट लेंगे, देख सकते हैं आप, ये पौधा है, इस पौधे का केवल हम फीमेल पार्ट लेंगे। ये भी एक पौधा है, इसका मेल पार्ट लेंगे, ये भी पौधा है, इसका मेल पार्ट लेंगे। ठीक, तो पहला क्रॉस देख लीजिए, ये हमारा पहला क्रॉस है। तो मेल फर्टाइल एक पौधे से, ये पौधा है, ये पौधा है मेल फर्टाइल है, पोलन ग्रैंड बन रहे ऊपर में देखिए, बन रहे। ठीक है, इसमें पोलन ग्रैंड नहीं बन रहा, देखिए, तो मेल स्टेराइल हो गया। अब फीमेल तरफ से ओवम आता है, और ओवम में माइटोकॉन्ड्रिया भी जाएगा और एक ये भी जाएगा, जबकि मेल पार्ट से केवल ये एक आएगा। तो आर एफ स्मॉल वाले देख लिए आ गए, आर एफ स्मॉल वाले, और इधर वाले का माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, देखो ये आ गया। अब यहां पर बताइए, सीएमएस जीन यहां पर देखिए काम कर रहा है, यहां पर सीएमएस जीन था, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जीन, यहां भी काम कर रहा है। तो मेल कैसे हो जाएगा? स्टेराइल, क्योंकि सीएमएस जीन काम करता है तो मेल स्टेराइल हो जाता है, पहले बोल चुके हम लोग, उसका काम है स्टेरिलिटी बनाए रखना, स्टेराइल हो गया। देखिए, जबकि वही फीमेल है, अब क्रॉस हम दूसरा करा रहे हैं, एक दूसरे वाले मेल के साथ क्रॉस करा रहे हैं। तो फीमेल तो वही है, मेल कैसा? देखिए, मेल में यहां पर फर्टिलिटी रिस्टोरर जीन काम कर रहा है, ये वाइल्ड टाइप फॉर्म में, देखिए वाइल्ड टाइप फॉर्म में, और इसके माइटोकॉन्ड्रिया में सीएमएस जीन है, एक्टिव था, लेकिन करेगा क्या ये? फर्टिलिटी रिस्टोरर क्या करेगा? इसकी एक्टिविटी को रोक देगा। इसकी एक्टिविटी को रोक देगा तो मेल कैसे हो जाएगा? फर्टाइल, क्योंकि यदि सीएमएस काम करता तो मेल स्टाइल हो जाता। अब ये सीएमएस काम नहीं कर पा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जीन काम नहीं कर पा रहा है, तो मेल फर्टाइल हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ये मेल फर्टाइल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों को जब क्रॉस करा रहे हैं हम लोग, तो सोचिए फीमेल पार्ट से ये भी आएगा, एक छोटा वाला भी आएगा फर्टिलिटी रिस्टोरर, और ये माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। देखिए एक छोटा वाला आया और ये माइटोकॉन्ड्रिया आया, जबकि मेल तरफ से केवल फर्टिलिटी रिस्टोरर का ये एक ठो आएगा, तो ये एक ठो आ गया, देख लीजिए। हाँ, अब यहां पर रिजल्ट देखते हैं क्या हो रहा है। यहां पर सीएमएस जीन तो काम करेगा, क्योंकि किधर से आया है वो? फीमेल तरफ से आया है, माता जी तरफ से आया है। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जीन तो काम करेगा, ये काम कर रहा है। लेकिन चूंकि मेल तरफ से ये भी तो आया है फर्टिलिटी रिस्टोर, इसका काम है किसका? सीएमएस को रोक देना, रुक दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो डीएनए था उसमें जो सीएमएस जीन था वो रुक गया, रुक गया तो ये मेल को स्टेराइल नहीं बना पाएगा, तो मेल कैसे हो जाएगा? मेल को नहीं बना पाया तो मेल क्या हो जाएगा? फर्टाइल, फर्टाइल हो गया। समझ में? कहने का मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जीन है वो फीमेल से ही अपने आने वाले बच्चे में ट्रांसफर होगा, और उसकी एक्टिविटी न्यूक्लियस में उपस्थित फर्टिलिटी रिस्टोरर जीन के ऊपर डिपेंड करती है। यदि फर्टिलिटी रिस्टोरर जीन वाइल्ड टाइप है,
वाइल्ड टाइप है तो सीएमएस जीन एक्टिव नहीं हो पाएगा, तो मेल स्टाइल वाला बच्चा बनेगा वो। अगर फर्टिलिटी रिस्टोरर जीन म्यूटेंट टाइप है, ये खुद म्यूटेंट हो गया तो नहीं रोक पाएगा, तो मेल स्टाइल हो जाएगा। यहां पर ये भी म्यूटेंट है और यहां पर सीएमएस भी म्यूटेंट है। अब सीएमएस म्यूटेंट है मतलब स्टाइल नहीं बना पाएगा, मतलब यहां भी फर्टाइल हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, इस बेस पे यहां पर पूरा क्रॉस कराया गया है। तो ये था साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन मैच प्लांट। ठीक, 9वां नंबर देख लीजिए, रोल इन फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल इन प्लांट। अब उन प्लांट की बात करें जहां पर बहुत ज्यादा सनलाइट पड़ता है, ये सनलाइट है, सनलाइट, रुकिए, बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो जिस पौधे के ऊपर पड़ रहा होगा पौधा फोटोसिंथेसिस ज्यादा कर रहा होगा, और जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस उतना ऑक्सीजन का इवोल्यूशन, जितना ऑक्सीजन बनेगा उतना रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनने का चांसेस ज्यादा, और जितना रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनेगा प्लांट के लिए खतरा, डेंजर फॉर प्लांट ज्यादा। ठीक, तो इसी ऑक्सीजन को यूज करने के लिए C2 साइकिल चलाया जाता है। C2 साइकिल यूज करता है इस ऑक्सीजन को, ठीक है, और रॉस बनने को कम करता है, जिससे प्लांट को खतरा कम होता है। ठीक, C2 साइकिल 3 अलग अलग सेलुलर कंपार्टमेंट में चलता है। पहला क्लोरोप्लास्ट से शुरू होता है, फिर पराक्सीसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि हम माइटोकॉन्ड्रिया में फंक्शन पढ़ रहे हैं इसीलिए बाकी को हम शुरू नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा बताते रहो। देखिए ये एक्सेस ऑक्सीजन को यूज किया जा रहा है, देखिए यहां पर एक्सेस ऑक्सीजन, ये देखिए यूज हो रहा है। रूबिस को 1,5,20 फास्फेट ऑक्सीजन मिल करके 2 फास्फोग्लाइकोलाइड बना लिए, प्रोसेस यहां से स्टार्ट होती है। ये प्रोसेस पूरा पढ़िएगा अगर आप नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। मुद्दा यह है कि जब पराक्सीसोम में ग्लाइसिन बनता है, ग्लाइसिन आ जाता है कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन जब हो जाते हैं तो इनका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है। ग्लाइसिन का ऑक्सीडेशन भी हुआ, देखो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। ठीक, यहां पर एंजाइम जो काम करता है मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करता है, और इसकी मदद से यहां पर सेरीन क्या बनता है जी, शेरीन एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, बस एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको सेव कर ले रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, जिसमें NADH भी बना, CO2 बना, और यहां पर अमोनिया भी बनता है, ये अमोनिया NH4। ठीक है, ये बनता है। 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन यूज होता है और 1 मॉलिक्यूल सेरीन बनता है, यानी पराक्सीसोम से ग्लाइसिन आता है और सेरीन पराक्सीसोम में जाता है। अब इस स्टेप को याद कर लेना, ये 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 रोल है माइटोकॉन्ड्रिया का, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करना। देख लेते हैं, रोल इन फोटोरेस्पिरेशन या C2 साइकिल इन प्लांट में कंडक्ट ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन बाय मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। किसका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं बोलने पर, 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करने के बाद 1 मॉलिक्यूल सेरीन बनता है। ठीक, इट प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेरीन फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन, अभी जिसकी बात कर रहा हूं मैं। बाय प्रोडक्ट इट आल्सो प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ठीक, बाय प्रोडक्ट के रूप में NADH, CO2 और अमोनिया ये बनता है। ग्लाइसिन इंपोर्ट फ्रॉम पराक्सीसोम एंड सेरीन एक्सपोर्ट टू पराक्सीसोम। देख लीजिए, ग्लाइसिन
पैराक्सिसोम पे से इंपोर्ट किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और सेरीन माइटोकॉन्ड्रिया से पैराक्सिसोम में भेज दिया जाता है। तो ये था फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल। और 10वां, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन ग्लाइकोजिलेट साइकिल, जर्नी ऑफ लिपिड टू सुक्रोज। एक बार सेव कर लेते हैं इसको हम लोग। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई साइट्रस प्लांट है। साइट्रस प्लांट मतलब वे प्लांट, केवल साइट्रस प्लांट ही नहीं, मतलब वे सभी प्लांट जिनके बीज में ऑयल स्टोर रहता है। साइट्रस सीड, ऑयल यील्डिंग सीड है ये, ऑयल स्टोरेज किया रहता है। देख लीजिए, यहां पर ऑयल भरा हुआ है। जब ये जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होगा, ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, हमको तो सुक्रोज की जरूरत पड़ेगी। तो इस ऑयल को, इस लिपिड को, ऑयल मतलब लिपिड को सुक्रोज बनाना पड़ेगा, ताकि बढ़ते हुए, ग्रोथ करते हुए प्लांट उसको यूज कर पाए। ठीक है, देख लीजिए ऐसे। तो यहां पर लिपिड था, लिपिड स्टोर्ड था, फिर लिपिड को धीरे धीरे हम किस में बदलेंगे, सुक्रोज में बदलेंगे। फिर इस सुक्रोज का प्लांट यूज करेगा और ग्रोथ करते जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो लिपिड बॉडी था बीज में, सीड में, ठीक, ट्राइग्लिसरॉल, फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, पूरा साइकिल चलता है, सैटिक एसिड, एसोसैटिक एसिड में सक्सिनिक एसिड, फिर ग्लाइऑक्सिलेट, फिर इसमें एसिटिल कोएंजाइम ए मिलता है, मैलेट, फिर ऑक्सिलोएस्टेट, ये सब बनता है। इस पूरे इस साइकिल को ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं हम लोग। ठीक, जो कि चलता कहां पे है, ग्लाइऑक्सिसोम में। और ग्लाइऑक्सिसोम क्या है, एक प्रकार का मॉडिफाइड पैराक्सिसोम है, मॉडिफाइड पैराक्सिसोम। तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहां चलता है, ग्लाइऑक्सिसोम में, जो एक प्रकार का मॉडिफाइड पैराक्सिसोम है। इसी बीच में जो बाय प्रोडक्ट के रूप में सक्सिनिक एसिड निकलता है, सक्सिनेट निकलता है, वो ग्लाइऑक्सिसोम से निकल करके साइटोसोल से होते हुए वो आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में आकर के ये सक्सिनिक एसिड सैट्रिक एसिड साइकिल का हिस्सा बन जाता है। और इसी बीच में मैलिक एसिड को जब बनाता है, तो मैलिक एसिड फिर साइटोसोल में चला जाता है। देखिए, फिर ये ऑक्सिलोएस्टिक एसिड, फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस द्वारा हेक्सोज बना के फाइनली क्या बना रहता है, सुगर, सुक्रोज। और इस सुक्रोज को प्लांट अपने ग्रोथ के लिए यूज करता है, यूज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए हमने लिपिड बॉडी से, लिपिड से स्टार्ट किया था, फैटी एसिड से स्टार्ट किया था, और फाइनली पहुंच गए कहां पे, सुक्रोज पे। तो इसलिए इसको बोलते हैं जर्नी ऑफ लिपिड टू सुक्रोज। तो ग्लाइकोजिलेट साइकिल में भाग लेता है माइटोकॉन्ड्रिया, या लिपिड से सुक्रोज बनने की इस जर्नी में, इस यात्रा में भी भाग लेता है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, ग्लाइकोजिलेट साइकिल तो चल रहा है ग्लाइऑक्सिसोम में, इतना कोई ग्लाइकोजिलेट साइकिल कहते हैं, यहाँ तो भाग नहीं ले रहा है। हाँ, लेकिन सुक्रोज बनाने में जरूर भाग ले रहा है। यहाँ से जो सक्सिनिक एसिड बाहर निकलता है ना, सक्सिनेट, हाँ, उसको आगे प्रोसेस करके सैट्रिक एसिड साइकिल में इन्वॉल्व करके सुक्रोज बनाने में मदद करता है। कुल मिला के इनडायरेक्ट इस प्रोसेस में भाग ले रहा है। ठीक, इसलिए हमने क्या नाम दिया इसको, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन ग्लाइकोजिलेट साइकिल या जर्नी ऑफ लिपिड टू सुक्रोज। ठीक, तो जर्नी ऑफ लिपिड टू सुक्रोज इन ऑयल यील्डिंग सीड ड्यूरिंग सीडलिंग। ठीक है, अब यहां पर सुक्रोज यूज करेगा ये प्लांट, सुक्रोज यूज करेगा, पहले लिपिड भरा हुआ था उसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को थोड़ा डीपली जानने का प्रयास किया। अगर आप नेट, सेट, गेट या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको अच्छे से स्टडी करें, सभी साइकिल के पाथवे को याद करने का प्रयास करें।
आपकी परीक्षा बहुत अच्छे जाएंगे। ठीक है बच्चों, हमारा क्लास कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।